नमस्कार। आज सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि निर्धारित किया गया था, आज का सेशन 2 पार्ट्स में होगा। पहले सेशन में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे। आफ्टर ऑल, एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है? अगर मोटे तौर पे हम कहें तो यह किसी सरकार का एक ओवरऑल ओरिएंटेशन होता है, एक सरकार का विजन होता है और इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं कि हाउ टू गवर्न एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। लेकिन ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक पॉलिसी है। एजुकेशन, जैसा आप जानते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 में स्टेट और सेंटर के पावर्स को डिवाइड किया गया है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में 7th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती हैं: सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है, और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों नियम बना सकते हैं। तो एजुकेशन 25वें नंबर पर हमारी कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि सेंटर सभी स्टेट्स के लिए एक साथ नियम नहीं बना सकती है, वो मैंडेटरी नहीं होंगे सेंटर जो नियम बनाएगी। इंडिपेंडेंस के बाद, जब आज़ादी हुई, ब्रिटिश राज था, आज़ादी के बाद और आज हम आज़ादी की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 74वां हमारा स्वतंत्रता दिवस कल हमने सेलिब्रेट किया है। आज 75वें साल की ओर हम बढ़ रहे हैं आज़ादी के, और सेंटर में स्ट्रॉन्ग मोदी गवर्नमेंट है। तो ये अपेक्षा थी कि जो यंग वोटर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको ये सरकार एड्रेस करेगी ही करेगी। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारी पहली पॉलिसी आई वो कोठारी कमीशन के बाद आई। मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। 64 से 66 तक कोठारी कमीशन ने काम किया, पूरा स्टडी किया एजुकेशन सिस्टम को, और 1968 में इंदिरा गांधी पहली बार एक रेडिकल चेंज के लिए हिंदुस्तान की पहली एजुकेशन पॉलिसी लाई। ये था कि जो स्कूल एजुकेशन है उसको 10+2 रखा जाएगा, मतलब जो प्राइमरी माध्यमिक एजुकेशन है वो 10 तक होगा, 9-10 तक, और उसके बाद जो हायर सेकेंडरी होगा जिसको 10+2 कहा जाएगा, 11th और 12th का। इस पॉलिसी में उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की और 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की, जिसका विरोध भी हुआ। तमिलनाडु वगैरह में एजिटेशन भी हुए क्योंकि हिंदी, संस्कृत और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात की, जिस पर स्थानीय सरकारों ने विरोध भी किया था। मिसेस गांधी की पॉलिसी में हर 5 साल में रिव्यू करने का प्रावधान था। पूरी तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाती उससे पहले ही 1979 में जनता पार्टी की सरकार आ गई और मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने। मोरारजी भाई ने भी अपनी पॉलिसी लाए और उन्होंने जो 10+2 का सिस्टम था उसको ख़त्म करके 8+4 का सिस्टम किया। मोरारजी देसाई की सरकार ज़्यादा दिन नहीं रही जनता पार्टी की, और इंदिरा गांधी फिर से पावर में आ गई। और उसके बाद 1986 में राजीव गांधी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, जो 1968 की पॉलिसी थी उसको रिव्यू किया और एक कहा गया कि ये पॉलिसी अच्छा काम कर रही है लेकिन इसमें कुछ और चेंजेस लाना है। पहला, उन्होंने इसमें नेशनल इंटीग्रेशन को जोर दिया और कहा जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके और रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाएंगे, जिससे एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात होगी। उन्होंने इसको पेस सेटिंग स्कूल्स या नवोदय विद्यालय का नाम दिया। इसके अलावा उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी को भी तवज्जो दी और पहली बार देश में ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से दिल्ली में स्थापित हुई, जिसकी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में हैं। राजीव गांधी ने एक काम और किया, जो मोरारजी भाई ने 8+4 का सिस्टम कर दिया था, 10+2 को बदल के उन्होंने फिर से
10+2 सिस्टम को वापस लाए। इसके पश्चात नरसिम्हा राव जी ने कुछ चेंजेस किए, कुछ मनमोहन सिंह जी लाए। राजीव गांधी ने एक चीज़ और की, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदलकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया, और नरसिम्हा राव जी देश के पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बने। इसके बाद यशपाल कमीशन बना, देन सैम पेट्रोडा ने भी कुछ चेंजेस बताए, लेकिन जो मेजर चेंजेस वो 2020 में आए हैं। अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई, इस पर एक कस्तूरी रंजन कमेटी बनी थी। कस्तूरी रंजन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, काफ़ी लंबी चौड़ी रिकमेंडेशंस थी, उसको अध्ययन किया गया, और अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यह पॉलिसी 21st सेंचुरी की जो शिक्षा की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए बनाई गई है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर महत्व दिया गया है, टीचर्स के डिग्निटी पर डिग्निटी पर बात की गई है। इस पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम में आने वाले समय में रेडिकल चेंजेस लाएगी। एक डर था जो कॉमन मैन को होता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी गवर्नमेंट है और इस आरएसएस के बैकग्राउंड पर है, तो एक ऐसे कुछ छोटे छोटे से भय थे कि कहीं सेफ्रनाइजेशन तो नहीं हो जाएगा एजुकेशन का, कहीं प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन तो नहीं हो जाएगा एजुकेशन का। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसी कोई बात नहीं है, सेफ्रनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने की ओर ले जा रही है। ये 2020 की पॉलिसी को हम 7 भागों में डिवाइड करते हैं सहूलियत के लिए, जिससे मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर सकूं। ये पहला भाग है स्कूल एजुकेशन का, दूसरा है लैंग्वेज का, दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तीसरा हायर एजुकेशन का, चौथा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, पांचवा टीचर्स डिग्निटी, छठवां फाइनेंस और सातवां इम्प्लीमेंटेशन। ये पॉलिसी बड़े क्लियरली इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइंस डिसाइड कर रही है। स्कूल एजुकेशन की बात करें तो इस पॉलिसी ने जो 10+2 का स्कूल एजुकेशन का सिस्टम था उसको बदलने का रिकमेंड किया है, और उन्होंने कहा है 5+3+3+4 ऐसा 12 साल का जो एजुकेशन था हमारा 10+2 का, उसको बदल के 15 साल में उन्होंने उसको कन्वर्ट किया है। जो पहले 5 साल होंगे वो फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी, जिसमें 3 साल का प्री प्रिपरेटरी कोर्स होगा और 2 साल का क्लास 1 और क्लास 2 होगा। यानी ये पॉलिसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रही है। यूपीए ने भी इसकी बात की थी। इस पॉलिसी ने यूपीए की अच्छी बातें उठाई हैं और इसमें जोड़ी हुई हैं। प्री प्राइमरी स्कूल कॉन्वेंट्स में, प्राइवेट स्कूल्स में तो है, सरकारी स्कूलों में अभी यह नहीं है। इसको इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी स्कूल होगा, जैसे कि नर्सरी और किंडरगार्टन, और इसको ये अभी प्रारंभ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से करना चाह रहे हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का भी प्रावधान पॉलिसी में किया गया है। फिर अगले 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज होगी, जो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेगी, और उसके बाद 3 साल का मिडिल एजुकेशन होगा, मिडिल स्टेज कहलाएगी 6 से 8 तक का, और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है वो 9 से 12 का होगा, 4 साल का। इस पॉलिसी ने इस तरीके से जो आरटीई था, राइट टू एजुकेशन, 2009 में जो एक्ट के थ्रू आया था, उसके स्कोप को बढ़ाया है। ये 6 साल से 14 साल तक के लिए होता था आरटीई, अब इसने 3 साल से 18 साल तक की बात की है, जो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एग्जामिनेशन सेंट्रिक है, और एग्ज़ाम जैसा आप जानते हैं रोट लर्निंग होती है, रट्टाफिकेशन होता है। 4 क्वेश्चन पढ़े, चारों आ गए तो आपके 80% मार्क्स आ गए, अगर 5 आ गए तो 90 के आसपास पहुंच गए, और अगर कम आए और जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए अगर नहीं आए तो मार्क्स कम हो जाए। यदि आपकी उस दिन तबीयत खराब हो जाए, आपको बुखार आ जाए, आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, तो आपका पूरा कैरियर चौपट हो जाता है। इस पॉलिसी ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से
एड्रेस किया है। इन्होंने जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके महत्व को कम किया है। इन्होंने जो रेगुलर असेसमेंट्स हैं पीयर ग्रुप के द्वारा और टीचर्स के द्वारा उसको वेटेज दिया है, और बोर्ड एग्ज़ाम भी 2 होंगे, और जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आएँ उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एग्जामिनेशन को लेके की हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो आपका बेसिकली नॉलेज एप्लीकेशन का और कॉन्सेप्ट्स के बारे में होगा, कि टेस्ट करेगा एग्ज़ाम आपका कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, आपका नॉलेज का एप्लीकेशन कैसा है। तो रोट लर्निंग से थोड़ी छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। इंस्ट्रक्शंस किस मीडियम में दिए जाएंगे, तो इन्होंने कहा है कि शुरू के 5 साल तक जहाँ तक संभव है मदर टंग जो भाषा आप बोलते हैं, होम लैंग्वेज जो भाषा आपके घर में बोली जाती है, या जो लोकल एरिया में लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, इस पर इंस्ट्रक्शंस होंगे शुरू के 5 साल तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक, और अगर और संभव हो तो आगे तक भी इसमें होना चाहिए। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है और कुछ फायदे भी हैं। पॉलिसी मेरा विचार है ऐसा सोचती है कि मदर टंग में आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं मदर टंग में, घर की लैंग्वेज में कोई चीज़ आपको समझाई जाए। लेकिन इंग्लिश हिंदुस्तान में हम सब भी जब सिविल सर्विसेज दिए हम जानते थे कि इंग्लिश हमारी स्ट्रेंथ थी, लेकर भी लोग आए हैं सिविल सर्विसेज में, बहुत अच्छे नंबर पाए हैं, इंटरव्यू में भी आप अलाउड हो, मिक्स लैंग्वेज भी अलाउड हो, हिंदी भी अलाउड हो, इंग्लिश भी अलाउड हो, लेकिन फिर भी एक इंग्लिश वालों को एज रहता है। पंजाब के तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कहा अपनी एक स्पीच में कि हमारे लोग विदेशों में जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में सब्जी काटने के लिए या टैक्सी चलाने के लिए, जबकि दूसरे स्टेट्स के लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो इंग्लिश क्योंकि इंटरनेट की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है, और यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं और आप आज तमिलनाडु में हैं और लोकल लैंग्वेज में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कल आपका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो जाता है, वो हिंदी मीडियम में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर कोलकाता हो जाता है तो उसको बंगाली करना पड़ेगी। ये कुछ कठिनाइयाँ हैं हिंदी लैंग्वेज की। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर अंग्रेजी पढ़ लो तो अपने रूट्स से अलग हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो 19वीं शताब्दी में हमारे जो पॉलिटिशियंस जो बहुत ही नामी ग्रामी लोग हैं वो लंदन में और विदेशों में पढ़े थे, बैरिस्ट्री पढ़े थे, और जब वो देश में आए तो ग्रास रूट से जुड़े थे, और आज़ादी की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो देश के कल्चर के लिए उन्होंने किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मीडियम भले ही इंग्लिश हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश की नॉलेज आपको रखना चाहिए अपने बच्चों को। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। हम आगे बताएंगे कि इस पॉलिसी ने इसका भी अरेंजमेंट किया हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अपने सभी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश में अब लोकल लैंग्वेज की, होम टंग की या मदर टंग की या होम लैंग्वेज की बात करें तो थोड़ा सा कठिन जाएगा। 2018 में जो कि बीजेपी रूल्ड स्टेट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीजेपी रूल्ड स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने, जो पेरेंट्स का प्रेशर था उसके तहत प्रतिवर्ष 5000 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है। ये उन्होंने भी समझा है और पेरेंट्स ने समझा है कि उसका बच्चा अगर अंग्रेजी में कम होता है तो उसको कंपटीशन में वो पीछे रह जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, देखना है आने वाले समय में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश दोनों में कैसे स्कूल्स एक बैलेंस बनाते हैं और बच्चे बैलेंस बनाते हैं। अगला पार्ट हायर एजुकेशन से संबंधित है। हायर एजुकेशन में बहुत ही मेजर रेडिकल चेंजेस इस पॉलिसी ने प्रपोज किए हैं। पहला, एडमिशन लेवल का। अभी तक हर कॉलेज अपना एक मेरिट बनाता था या अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करता था। एनईपी ने रिकमेंड किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी, एनटीए होगी, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, जिसमें सभी स्कूल पास आउट्स भाग लेंगे और इसकी मेरिट के बेसिस से
यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, यह एग्ज़ाम मेडिकल, आईटी और लॉ को छोड़कर होगा। उनके एग्ज़ाम अलग हो गए, उनका पैटर्न अलग है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पॉलिसी एक गाइडलाइन है, तो हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी माने, बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं माने, लेकिन आगे वाले समय में समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस को कैसे ओवररूल करते हैं, या इन टोटो मानते हैं, या धीरे धीरे फेज्ड मैनर में मानते हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की बात की है, हायर एजुकेशन के मैनेजमेंट की बात की है। अभी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये हायर एजुकेशन को अदर देन इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ को कंट्रोल करता है। AICTE है, इंजीनियरिंग एजुकेशन को कंट्रोल करता है। और NCTE है, ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ए B.Ed और M.Ed के एग्ज़ाम को, टीचर्स की ट्रेनिंग को कंट्रोल करता है। अब ये तीनों जो यूनिट है, इनको एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे लाकर और हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन इसको कंट्रोल करेगा। पॉलिसी कहती है कि मैनेजमेंट वुड बी टाइट बट लाइट। बहुत ज़्यादा टाइट मैनेजमेंट जरूर होगा, सो दैट सब यूनिफॉर्मिटी रहे, लेकिन लाइट भी रहेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि पहले हमारी इच्छा होती थी, मैं मैथ में अच्छा हूँ लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है, तो हम BJETs ही लेते थे, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री लेते थे। इस पॉलिसी ने इंसुलेशन ख़त्म किया है और हम बायोलॉजी के साथ में मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के साथ में हम ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को एडवोकेट करता है, रादर सिंगल डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ को। और ये 15 साल में इसका टारगेट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में सभी जो यूनिडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे। टाइमलाइन फिक्स की है इन्होंने 2035 तक की। जितने एफिलिएशंस हैं स्कूल और कॉलेजेस के, उसको भी ये 15 साल में ख़त्म करने की बात करते हैं। सभी कॉलेजेस ऑटोनॉमस हो जाएंगे, ये अपनी खुद की डिग्री देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डिग्री पाने में, वो सब खत्म हो जाएंगे, कॉलेजेस ऑटोनॉमस होंगे और अंडर द सिंगल अम्ब्रेला, दैट इज़ हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर में ही होंगे। ये बहुत एम्बिशियस पॉलिसी है। अभी हमारे यहाँ स्कूल लेवल पर तो 100% एनरोलमेंट है, परंतु जैसे हम स्कूल से जो कॉलेज की ओर जाते हैं तो हमारा जो माध्यमिक का है, ये हमारा ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है। और उसके बाद स्कूल पास आउट में केवल 56% के लोग हैं जो पूरा सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो 26% के करीब रह जाता है। ये पॉलिसी चाहती है कि अगले 20 साल में ये कैसे स्कूल एजुकेशन को तो 100% रखें, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद है वो 50% हो जाए, और उसके बाद हायर एजुकेशन में मतलब 26 का दुगना करीब 50 के आसपास परसेंटेज हो जाए। ऐसा ये चाहते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स को और हायर एजुकेशन ड्रॉप आउट्स को कम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो बच्चा स्कूल में पढ़े वही कॉलेज में जाए और कॉलेज ड्रॉप आउट्स बहुत कम हो जाए। इसके लिए एक इन्होंने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की है, यानी कि ये जो अच्छी रिसर्च है विच विल बी रिव्यूड बाय द पीयर ग्रुप ऑल्सो, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च को फंड करने के लिए इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने की बात कही है। जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो इन्होंने चेंज किया है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स को 4 साल का किया है, लेकिन इसमें मल्टीपल लेवल ऑफ एग्जिट होंगे। कैसे? जैसे आप मानो या ना मानो, लेकिन ये प्रथा हमारे समाज में है कि लड़की जब शादी की एज हो जाती है तो हम उसकी शादी कर देते हैं, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ख़ासतौर से कॉलेज ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं, और वो अगर BA फर्स्ट ईयर किया है उसने तो एक बार वो ससुराल चली जाती है और उसके बाद उसका एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता है।
तो इसके लिए इन्होंने कहा है अगर बीए फर्स्ट ईयर करोगे आप तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले आपका बीए फर्स्ट ईयर बेकार जाता था। कई बार लोग अपने उसमें बताते हैं हम बीए फर्स्ट ईयर पास हैं, बीए सेकंड ईयर फेल हैं, ऐसी बातें करते थे। तो अब अगर फर्स्ट ईयर करोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का बीए करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 का करोगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और 4 साल का करोगे तो जो ग्रेजुएशन है वो रिसर्च के साथ मिलेगा। अगर बीए हो तो बीए विद रिसर्च होगा, बीएससी हो तो बीएससी विद रिसर्च होगा, और आपका एक डिजिटल क्रेडिट होगा। ये बात करते हैं डिजिटल क्रेडिट बैंक की। अगर आपने आज 2 साल पढ़ लिया है तो आपकी क्रेडिट हो गई। अब आप जब भी चाहो, किसी दूसरे कॉलेज से भी चाहो, तो आपकी क्रेडिट आपके बैंक में है, डिजिटल क्रेडिट है, आप उसका उपयोग करके और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को इसमें बहुत, गर्ल स्टूडेंट्स को, फीमेल स्टूडेंट्स को इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है हमारे रूरल एरिया में ख़ास तौर से शादी के नाम पे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। उसको मिलेगा फ़ायदा, सबको मिलेगा, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने एमफिल को स्क्रैप कर दिया है। एमफिल अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के बीच की डिग्री होती थी कि एमए किया है, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी करोगे। इन्होंने एमफिल के महत्व को ख़त्म कर दिया, एमफिल को स्क्रैप कर दिया। अब एमफिल नहीं होगा, आप पीजी के बाद सीधे रिसर्च करेंगे। और एमए को इन्होंने 2 साल का रखा है, लेकिन जो बीए 4 ईयर वाला होगा, बीए विद रिसर्च या बीएससी विद रिसर्च, वो केवल 1 साल का एमए या एमएससी करेगा और उसके बाद रिसर्च करेगा। और जो बीए 3 साल का होगा या बीएससी 3 साल का होगा, वो 1 साल का एमएससी करेगा और उसके बाद सीधे पीएचडी करेगा। इस पॉलिसी ने फॉरेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को हिंदुस्तान में कैंपस खोलने की अनुमति दी है। इसका एक क्रिटिसिज्म भी ऐसा लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं, हायर एजुकेशन अभी हमारे यहाँ बेस्ड ऑन ग्रांट है। गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है उस पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ग्रांट से लोन पर आ जाए, बच्चे लोन लें और उससे कॉलेजेस चलने लगें। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है और जीडीपी का परसेंटेज एजुकेशन में बढ़ाने की भी बात की गई है। तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट विल टेक केयर कि ऐसा ना हो और बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना आए, और जो फॉरेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस वगैरह भी गवर्नमेंट रेगुलेट करे। अगला चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक में हमने देखा सबने कि एजुकेशन सेक्टर पर बहुत असर पड़ा है। स्कूल कॉलेजेस आज भी बंद हैं। कुछ स्कूल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, वर्चुअल क्लासेस शुरू की हैं। ये पॉलिसी जो हमारी 21वीं शताब्दी की आवश्यकताएं हैं उनको कैटर करती है, और ये वर्चुअल लैब्स, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन असेसमेंट और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात करती है। और इसके लिए एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया है, NETF, जो इसको गवर्न करेगा, जो इसको रेगुलेट करेगा। 5वां जो मुख्य मुद्दा है वो टीचर्स डिग्निटी के संबंध में है। ये पॉलिसी टीचर्स को रिफॉर्म्स के सेंटर में रखती है और ये चाहती है कि जो टीचर्स की गरिमा है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। टीचर्स के ट्रांसफ़र्स कम किए जाएं, जिससे एजुकेशन में कंटिन्यूटी बनी रहे और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रहे। उनका ये मानना है, इस पॉलिसी के बनाने वालों का, कि टीचर एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है और हमारे अगले जनरेशन का निर्माण करता है। तो इसलिए इनकी डिग्निटी ठीक से मेंटेन करना चाहिए। इन्होंने लेकिन टीचर्स के एलिजिबिलिटी टेस्ट पर भी बहुत जोर दिया है और इन्होंने कहा जो टीचर्स चाहे वो फाउंडेशन लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो या सेकेंडरी लेवल पर हो, टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें उनका जो टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट का, उसमें उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा कि वो क्लास कैसे कंडक्ट करते हैं। बीएड को इन्होंने 4 इयर्स का किया है, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड का नाम दिया हुआ है, जो कि 4 साल का होगा। फाइनेंस में जो 6वां पॉइंट है कि एजुकेशन की फंडिंग कैसे होगी देश में, तो इन्होंने बात की अभी वर्तमान में 4.3% ऑफ GDP इज़ यूज फॉर एजुकेशन। ये बात कर रहे हैं कि 6% हम
जीडीपी का एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो 1968 में पॉलिसी लाई थी उसमें भी 6% ऑफ जीडीपी की बात की थी, राजीव गांधी ने भी की थी, परंतु लागू नहीं हो पाया। देखना है 6% की बात कैसे लागू हो सकती है। फाइनली पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो इस पॉलिसी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने टाइमलाइंस सेट की हुई हैं कि कौन सी चीज़ 15 साल में होगी, कौन सी चीज़ 20 साल में होगी। जो कि पहले पॉलिसीज़ का केवल रिव्यू की बात होती थी, टाइमलाइन सेट नहीं हुई थी कि इस साल तक हम ऐसा कर लेंगे। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण टारगेट फिक्स किए हैं कि 2035 तक क्या करेंगे और 2040 में क्या करेंगे। एजुकेशन की जो पॉलिसी है, जैसा मैंने पहले भी आपसे बात की, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल रिकमेंडेशन है। इसलिए इसके इम्प्लीमेंट करने में स्टेट्स फ्री हैं, वो इसका कितना पोर्शन लागू करें, कितना ना करें। लेकिन चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो चाहती है वो कर लेती है। इसने डीमोनेटाइजेशन किया, धारा 370 को हटाया, इन्होंने अभी आईटी रिफॉर्म्स लाए हैं कुछ दिन पहले, और ये जो भी करते हैं बहुत स्ट्रांगली करते हैं, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। तो देखना है कैसे इसको लागू करते हैं। एक चीज़ और है कि ज़्यादातर जो बड़े स्टेट्स हैं, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है या दूसरे स्टेट हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और दूसरे स्टेट हो, या तो वो बीजेपी द्वारा रूल किए जा रहे हैं या बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है उनके द्वारा रूल किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन स्टेट्स में इतनी क्षमता होगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस को रिफ्यूज़ कर सकें। हाँ, सिर्फ एक लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की ज़रूर बात है, क्योंकि उसमें यूपी भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो मुझे लगता है एक जो इन्होंने बात की है कि इंसुलेटरी नेचर ऑफ एजुकेशन ख़त्म करके और मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ला रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकता है, तो हायर स्कूल में और कॉलेजेस में आप इंग्लिश ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, जिससे वो कंपटीशन में किसी से पीछे ना रह जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से इस पॉलिसी में एक डिटर्मिनेशन है। ज़्यादातर स्टेट्स बीजेपी रूल्ड या एनडीए अलायंस रूल्ड है, इसलिए इस पॉलिसी के लागू होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच।